एक्सरसाइज 7 के इस वीडियो में मैं आपको जैव विकास के प्रमाण के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली पीछे क्लास में आपने देखा था जैव विकास कैसे कैसे हुई, लेकिन उसका प्रमाण क्या है, उस प्रमाण को बताना चाहता हूँ। कई क्षेत्रों से इसके प्रमाण मौजूद हैं, कई क्षेत्रों के द्वारा इसका प्रमाण मिलता है। जैसे सबसे पहला क्षेत्र मैं बताता हूँ वर्गीकी से, यानी जीवों के वर्गीकरण से, यानी कहाँ से, एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला प्रमाण जो दे रहा है वर्गीकरण से। आप जानते हैं वर्गीकरण के द्वारा जीवों को अलग अलग ग्रुप में उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर बांटा जाता है, उसको वर्गों में रखा जाता है। तो वर्गीकरण के अनुसार देखा गया जीवों में कई तरह की समानताएं देखी गई और देखा क्या गया, कुछ उभयनिष्ठ कुछ सार्वनिष्ठ गुणों वाले को एक संघ में रखा गया और उनमें ऐसा ऐसा समानता देखा गया। नोटोकॉर्ड, जो कि आप जानते होंगे, शैशवावस्था भ्रूणावस्था में भ्रूण के एक सिरे से दूसरे सिरे तक छड़ लाइक संरचना, धागानुमा संरचना नोटोकॉर्ड कहलाता है। दूसरा गिलफ्लिट्स, क्लोम की दरारें, यानी भ्रूणावस्था में देखा गया कि क्लोम की दरार, यानी कि जहां पे गिलफ्लिट्स होते हैं, दरारें, उसके बाद तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इन सब गुणों में समानता देखा गया और इन सब गुणों की समानता के आधार पर कुछ कोर्डेटा संघ में कुछ वर्ग के जीवों को रखा गया। इसके आधार पर यह प्रमाणित किया गया कि मत्स्य से उभयचर, उभयचर से सरीसृप और सरीसृप से पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ऐसे ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई। इन सब कैरेक्टर के आधार पर समान है, क्योंकि आप जानते हैं विभिन्न वर्ग हैं, सब में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स उपस्थित रहते हैं, लेकिन इन सभी समानताओं के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया उसके आधार पर प्रमाणित होता है। जैव विकास का प्रमाण के लिए सबसे अच्छा वर्गीकरण को माना जाता है, ऐसा माना जाता है। इन सब के आधार पर मैंने आपको बताया, ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं आकारिकी और शारीरिकी से, यानी सिंपल सा कहते हैं। दूसरा नंबर एविडेंस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। दूसरा, यानी साफ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं जीवों में शारीरिकीय और आकारिकीय, जीवों में शारीरिकीय और आकारिकीय के तुलनात्मक अध्ययन करके जीवों में समानताएं और विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। लेकिन विभिन्न वर्गों के जीव, विभिन्न जीवों में कुछ समानताएं को देखते हुए अलग अलग तरह के जीवों का दो प्रकार का समानता दिखाया गया। कैसा कैसा, उसके आधार पर प्रमाण हुआ। सबसे पहला इसमें मैं बताऊं समझाता, इसको आप कहते हैं होमो लोगस ऑर्गेन्स। मैं आपको बताऊं समझाता होता क्या है। सम बराबर जात जन्म, यानी वैसे अंग, ध्यान देंगे, जीवों में पाए जाने वाले कुछ वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति, जिसको उद्भव भी कहते हैं, ऑरिजिनेशन भी कहते हैं, उत्पत्ति या उद्भव एवं मूल रचना एक समान, परंतु कार्य अलग, कार्य भिन्न, वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना एक समान, भ्रूण या परिवर्धन एक समान, लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है, वैसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। इसका एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कई तरह के एग्जांपल, जैसे कि आप जानते हैं जितने भी स्तनधारी, स्तनधारियों का अग्रपाद, जितने भी स्तनधारी हैं, चाहे वह स्तनधारी के रूप में व्हेल हो, व्हेल जानते हैं मछली नहीं, उसको स्तनधारी कहें, जल में रहता है। चमगादड़ जो उड़ने वाला होता है उसको पक्षी ना कहें, स्तनधारी कहें, क्योंकि स्तनधारी का कैरेक्टर उसमें पाया जाता है। घोड़ा हो, मानव हो, सब में अग्रपाद होता है, लेकिन सबका अग्रपाद का उत्पत्ति एक समान होता है, उनकी उत्पत्ति की रचना एक समान होती है, लेकिन कार्य क्या इनका एक समान है? नहीं है। आप देखिए घोड़ा में आप देखते हो अग्रपाद चलने के लिए,
मानव में अग्रपाद कोई चीज पकड़ने के लिए, चमगादड़ में अग्रपाद जो पंख में डेवलप हो चुका देखते उड़ने के लिए, यानी कि सब में समानता है मूल रचना उद्भव में अग्रपाद में, लेकिन कार्य उसका अलग अलग है। इसी को कहते समझाता है। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कीट, ऐसे एग्जाम्पल आपका कई तरह के है। जैसे कीट वर्ग में भी आप देखेंगे मुखान, खैर उसको अलग रहने दीजिए। पौधे में मैं लेते चलूं तो पौधे में कुछ पौधे का एग्जाम्पल मैं देकर बताना चाहता हूं समझाता हूं मैं। जैसे आपने देखा होगा अंगूर, ग्रेप वाइन कहते हैं, अंगूर में देखे होंगे टैंड्रिल घुमा घुमा जो सहारा देता है। कुकुरबिटा फैमिली, जैसे आप खीरा ककड़ी ये सब समझते हैं, तो उनमें देखिए टैंड्रिल, ये सब के साथ साथ आपने एक और पौधा का नाम देखा होगा जिसका नाम आप जानते हैं बोगनविलिया के रूप में, बोगनविलिया। इसमें कांटे, इन सब के जो टैंड्रिल होते हैं यानी परतान जिसको आप कहते हो घुमा घुमा स्प्रिंग की तरह रहता है, और इनका जो कांटा, इनका ओरिजिनेशन एक समान होता है, लेकिन इन सब के कार्य अलग अलग हैं। इनका सहारा देना, इसका आत्मरक्षा के लिए। इस तरह से ऐसे ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग। और याद रखेंगे समजात अंग के बारे में कहा जाता है, ये जो समजात अंग हैं इसके बारे में ध्यान रखेंगे, अपसारी विकास या अनुकूलन विकिरण को प्रदर्शित करता है। याद रखिए समजात अंग अपसारी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो पीछे मैंने आपको समझाया था, और अनुकूली विकिरण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ एक समजात यानी एक जैसी उत्पत्ति लेकिन कार्य अलग अलग, इसलिए अपसारी डाइवर्जेंट को दर्शाता है। दूसरा असमजात कहेंगे, या इसी को कहीं कहीं लिखा होगा समरूपण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनालॉगस। जस्ट इसका उल्टा है सम असमजात, यानी यहां पर कार्य एक समान होंगे, कार्य एक समान होंगे, लेकिन इनकी मूल रचना, उद्भव, भ्रूण या विकास ये भिन्न होंगे। इनका भी एग्जाम्पल देकर समझाऊं, एकदम अच्छा एग्जाम्पल। जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल मैं देकर बताता हूं। आप जानते हैं कीट वर्ग के जो भी जीव हैं उड़ते हैं, और स्तनधारी वर्ग के चमगादड़ को आप जानते हैं उड़ते हैं। तो उड़ने के लिए क्या चाहिए? पंख। आप सिंपल सा जान रहे हैं, कीट है, पक्षी है, चमगादड़ है, सब अलग अलग वर्ग के जीव हैं, लेकिन सब में आप जानते हैं एक कॉमन चीज होता है पंख। तो पंख उड़ने के लिए कार्य सबका एक समान, लेकिन इस पंख की उत्पत्ति इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, यानी कि उत्पत्ति उद्भव अलग अलग हो रही है, लेकिन कार्य इसके एक समान है। ये एग्जाम्पल किसका है? असमजात अंग का। ऐसे ही अगर आपको और भी एग्जाम्पल दूं मैं तो आपको लगेगा जैसे मछली है, आप देखे होंगे डॉल्फिन, डॉल्फिन जो कि स्तनधारी है, मछली मत्स्य वर्ग का जीव है। इसमें आप जानते हो तैरने के लिए क्या होता है? फिन, FIN, फिन। इसमें तैरने के लिए पैडल होता है। तो फिन और पैडल का कार्य एक समान है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है। ऐसे ही आपको पौधा में कुछ एग्जाम्पल देकर बताऊं। आप जानते होंगे आलू खाते हैं, आलू कहाँ उत्पन्न होता है? जमीन के नीचे, ट्यूबर के रूप में। आलू जमीन के नीचे होता है, भूमिगत तना होता है। ऐसे ही आप शकरकंद जानते होंगे, शकरकंद, शकरकंद जो आप लेते हैं भी जमीन के नीचे, लेकिन आलू का तना ये भूमिगत होकर के भोज्य पदार्थ संग्रह करता है, इसका जड़ भूमिगत होकर के भोज्य पदार्थ संग्रह करता है। दोनों का कार्य एक समान है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति एक समान नहीं है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके असमजात अंग में, पौधे पेड़ पौधे में भी मैं बताता जा रहा हूँ, और आपके जीव जंतु में तो कई सारे हैं। इस तरह के प्रमाण आपके देते हैं, बृहत रूप से जैव विकास के प्रमाण देते हैं। ऐसे ही और भी लेके मैं चलूं। तीसरा नंबर अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं अवशेषी अंग क्या होता है। सिंपल सा याद रखेंगे, जीवों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग, जीवों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग जिनका कार्य नहीं है, वर्तमान में आधुनिक समय में जिनका कार्य नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी
वह चली आ रही है। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। दूसरे भाषा में आप ये भी कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है इस अंग को देख करके कि पूर्वजों में ये क्रियाशील हो सकता है, पूर्वजों में क्रियाशील होगा, अर्थात पूर्वजों में क्रियाशील है, आज के टाइम में क्रियाशील नहीं है, यानी कि हमारी उत्पत्ति किसी और तरीके से नहीं बल्कि जैव विकास का ये भी प्रमाण देता है। एज एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ, कई एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूँ। जैसे हमारी आंखों में, मानव की आंखों में देखते होंगे, आंख के साइड में आप देखें गुलाबी कलर का एक सिंपल सा संरचना होता है, इसको कहते हैं पिलिका सेमिलरिस, पिलिका सेमिलुनरिस। ये जो स्ट्रक्चर है ये आप कभी पढ़े होंगे, उभयचर वर्ग के जीव जो आंख उसका पानी में जब रहता है तो खुला रहता है, तो आंख को सुरक्षात्मक आवरण के लिए एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, इसको निषेमक पटल कहते हैं। लेकिन अब उच्च वर्गीय जो जीव हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग में आंख को ढकने के लिए ऊपर का आप जानते हैं आईलिड है, जिसके कारण उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और अब वो सिमट करके एक छोटा सा भाग में साइड में आप देखते हैं गुलाबी कलर का होता है, उसी कहते हैं पिलिका सेमिलरिस। ये अवशेषी अंग के रूप में है। आप जानते हैं कर्ण पल्लव या कर्ण की पेशियां, कर्ण मांसपेशी, जिसको आप कहते हैं पिन्ना, पकड़ करके आप देखते हो, मसल्स ऑफ पिन्ना या मसल्स ऑफ ऑरिकल। एक समय हुआ करता था कुछ जीवों में ये पिन्ना इधर उधर मूव करके, क्योंकि उसका सिर सही से नहीं मूव करता था, तो ध्वनि संकेतों को संग्रह करता था। लेकिन आज के डेट में आप देखते हो हमारा सिर जहां मन तहां मूव करता है मानव शरीर में, इसलिए इसका कोई काम नहीं है आज हमारे शरीर में, लेकिन इसको आप अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं। ऐसे आप जानते होंगे अपेंडिक्स, जिसको आप कहते हो परसेसिका, कृमिबद्ध वर्मीफॉर्म्स, ये भी हमारे शरीर में आज डेट में कोई काम नहीं है। इसका भी कभी काम हुआ करता था, लेकिन आज ये बड़ी आंत छोटी आंत जहां पे मिलती है वहां पे अंगुली की तरह उभार रहता है, उसी को अपेंडिक्स कहते हैं। किस तरह का काम नहीं। ऐसे ही आप जानते हैं कॉसेक्स, टेल वर्टिब्रा भी इसको कहते हैं, जो कि आप देखते हैं सबसे लास्ट में पूंछ की तरह भ्रूणावस्था में कभी कभी इसको डायरेक्शन दिखता है, इसका रियलिटी इसका नजर आता है कॉसेक्स का। इसको कसेलू की पूंछ भी कहा जाता है, जो आज के डेट में मानव के शरीर में मौजूद नहीं है। ऐसे ऐसे कई तरह की संरचनाएं हैं जो विजडम टीथ, जिसको आप कहते हो अकल चौवा, अकल दांत, जो कि आज डेट में वो अवशेषी अंग के रूप में जाने जाते हैं। ये भी कहीं न कहीं प्रमाण देता है हमारे जैव विकास का। ऐसे ही मैं देखते चलूं संयोजक कड़ी से प्रमाण। संयोजक कड़ी से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। संयोजक कड़ी क्या है ये समझ लीजिए। आप वर्गीकरण में जब किया गया था जीवों का अलग अलग समूह में बांटना, उसी में पता चला था कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें कुछ लक्षण किसी एक वर्ग का, कुछ लक्षण किसी दूसरे वर्ग के जीवों का उसमें उपस्थित रहता है, यानी दो अलग अलग समूहों को जोड़ने वाली सेतु का काम करता है। ऐसे जीवों को संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ये तो साक्षात प्रमाण आप देख रहे हैं, एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति की ओर इशारा कर रहा है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल अगर दूं मैं आपको, वायरस, जिसको आप विषाणु कहते हैं। आप जानते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच का संयोजक कड़ी, यानी इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का लक्षण, दोनों का लक्षण उपस्थित है, इसे दोनों के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। ऐसे ही आप जानते होंगे यूग्लिना, यूग्लिना में पेड़ पौधे और जंतु दोनों का कैरेक्टर है, इसको पादप और जंतु के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। ऐसे ही आप जानते हैं प्रोटीरोस्पोंजिया, इसमें देखा जाता है प्रोटोजोआ जो कि निम्न वर्गीय जीव है, और कोरीफेरा, इन दोनों का कैरेक्टर इसमें मौजूद है, इसलिए इन दोनों के बीच का कड़ी प्रोटीरोस्पोंजिया कहा जाता है। ऐसे ही आपका नियोप्लिना, ये सब जीव का नाम है जो कि अलग अलग लक्षणों को देखता है और उसके हिसाब से अपना वह संयोजक कड़ी के रूप में काम करता है। नियोप्लिना, एनालिडा और मोलस्का,
इन दोनों के बीच का संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही आप कह सकते हो एनालिडा के साथ साथ ये न्यूक्लिना के साथ साथ आप देख सकते हो टिनोफोरा। इसको आप स्लिंट्रेटा समूह और प्लेटीहेल्मिन्थिस, इन दोनों के बीच का संयोजक कड़ी आप कह सकते हो टिनोफोरा का। ऐसे ही बहुत तरह के जीव हैं, कुछ और भी मैं बता दूं, जैसे आपने सुना होगा कभी आर्कियोप्टेरिक्स। ये ऐसा जीव है जिनमें सरीसृप और पक्षी दोनों तरह के कैरेक्टर मौजूद है। इस आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप और पक्षी वर्ग की संयोजक कड़ी कहा जाता है, दोनों के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। ऐसे ही आप अगर देखो तो और भी आपको मिलेगा लंगफिश, जिसको प्रोटोप्टेरस भी कहा जाता है, या लंगफिश या डिप्नोई के नाम से भी कहीं कहीं किताब में लिखा होगा। ये आपके मत्स्य और उभयचर, इन दोनों के बीच का संयोग कड़ी के रूप में जाना जाता है। आप प्रोटोथीरिया ग्रुप का जीव, प्रोटोथीरिया, जिसमें आप जानते हो एकिडना होता है, प्लेटिपस होता है, नाम सुना होगा आपने। ऐसे ऐसे जीव को कहते हैं अंडे देने वाले स्तनधारी कहते हैं। इसको ऑर्निथोरिंकस ग्रुप में भी रखा गया है। और ऐसे जीव में लक्षण सरीसृप वर्ग का और स्तनधारी का, दोनों का होने कारण सरीसृप और स्तनधारी दोनों के बीच का संयोजक कड़ी कहा जाता है। इन सब प्रमाण से ये आपको दिखता है जैव विकास के प्रमाण में कई क्षेत्र। और भी मैं अभी आपको बताता हूं भ्रूण विज्ञान से प्रमाण कैसे मिलता है। इससे प्रमाण भ्रौणिकी का ये या भ्रूण विज्ञान से प्रमाण आपका, यानी एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं भ्रौणिकी में जितने भी जंतु हैं, सभी तरह के जंतुओं में अगर भ्रूण का विकास आप देखो, कभी भी आपने पढ़ा, पीछे क्लास में भी समझाया था, भ्रूण का जो विकास होता है वह जायगोट से होता है। जायगोट एक कोशिकीय संरचना, अर्थात हम कह सकते हैं निम्न वर्गीय से उच्च वर्गीय का विकास हुआ। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कोई भी जीव जंतु का भ्रूण अगर आप विकसित होते हुए देख रहे हैं, एक कोशिकीय अर्थात एक कोशिकीय को संरचना अर्थात जायगोट से, स्पष्ट रूप से निम्न वर्गीय से उच्च वर्गीय जीवों की उत्पत्ति हुई। ये भ्रूण विज्ञान प्रूफ करता है। इसी में कुछ और भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप कहते हो स्तनधारी है या मत्स्य वर्ग है या आपका पक्षी वर्ग है, ऐसे ऐसे आप ध्यान देंगे, मत्स्य वर्ग है या आपका उभयचर है या आपका पक्षी वर्ग है या सरीसृप है या स्तनधारी है, इनमें जितना भी है ये सब कॉर्डेटा में, इन सब में भ्रूणावस्था में देखा गया है बहुत सी समानता भ्रूण की अवस्था में। इनमें नोटोकॉर्ड अवस्था पाए जाते हैं भ्रूणावस्था में, गिल्सलेट्स अवस्था पाए जाते हैं। ये संरचना है, यह प्रूफ देता है छोटे जीव से बड़े जीवों के ओर। किसका प्रमाण है? भ्रूण विज्ञान से प्रमाण है। जैव विकास का प्रमाण भ्रूण विज्ञान से मिल रहा है। इस तरह से इतना ही नहीं, आप एक हैकल साहब है जिन्होंने एक इसी पर थ्योरी भी दिया, सिद्धांत भी दिया। हैकल साहब का रिकैप्सुलेशन थ्योरी है। रिकैप्सुलेशन थ्योरी, इसी को बायोजेनेटिक लॉ भी कहीं कहीं किताब में लिखा मिलेगा। बायोजेनेटिक लॉ भी मिला, किसके द्वारा दिया गया? हैकेल के द्वारा। आखिर यह सिद्धांत है क्या? इसके अनुसार आप क्या समझना चाहते हैं? कहा जाता है किसी भी जंतु में भ्रूणीय विकास के दौरान, ध्यान रखेंगे, आपसे कोई पूछता है बायोजेनेटिक लॉ क्या है या रिकैप्सुलेशन थ्योरी क्या है, किसने दिया? हैकेल साहब ने दिया, हैकेल नामक वैज्ञानिक ने। क्या है ये? किसी भी जीव के भ्रूणीय विकास के दौरान, ध्यान रखेंगे, किसी भी जीव के भ्रूणीय विकास के दौरान जाति इतिहास दोहराई जाती है। उनकी जो प्रकृति, जो पूर्वजों की जाति इतिहास है वो दोहराई जाती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसलिए इसको पुनरावृत्ति सिद्धांत रिकैप्सुलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। फिर से एक बार और समझा लेता हूं। व्यक्तिवृत्ति, जातिवृत्ति, फाइलोसिनी, ऑन्टोसिनी, ऐसा वर्ड कहा गया किसके द्वारा? हैकेल के द्वारा।
कालता किसी भी व्यक्ति वृत्ति में, किसी भी ऑन्टोजेनी में जाति इतिहास यानी जाति वृत्ति दोहराई जाती है। ये याद रखें, व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति दोहराई जाती है। इसी थ्योरी को क्या कहा जाता है? रिकैप्चुलेशन थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया? हिक्यल के द्वारा। ये भी प्रमाण देता है पूर्वजों से उत्पत्ति, यानी पहले के जीवों से उत्पत्ति, जैविक विकास, जैव से जीव की उत्पत्ति। ये प्रमाण मैंने दिया। आगे वीडियो में और भी बताऊंगा नेक्स्ट थ्योरी को लेकर के, नेक्स्ट प्रमाण को लेकर के आगे मैं बताऊंगा।